डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरोगेसी में एसओपी बनाने पर विचार किया शुरू। मौजूदा कानून में आज क्लिनिक निगरानी के लिए एसओपी नहीं। कोर्ट को बाल तस्करी का खतरा बढ़ने की आशंका है। दिल्ली दंगे मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोप तय करने पर आदेश देने की दी अनुमति। पहले लगा स्टे हटाया। पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलिता की याचिका रद्द। मद्रास हाईकोर्ट ने राधापुरम चुनाव नतीजा 10 साल बाद बदला। राधापुरम सीट पर डीएमके नेता अप्पावू विजेता घोषित। कोर्ट ने 10 साल की देरी को न्याय व्यवस्था की विफलता कहा। नाबालिग को जेल भेजने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। मजिस्ट्रेट से उम्र जांचे बिना हिरासत पर जवाब मांगा। नाबालिग को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। तो आज हम आपको एयरक्राफ्ट एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे और इस मसले पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। राम नरेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। तो दर्शकों, अगर आपका इस मसले पर कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612797। हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612798। वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी के पास। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि विमान अधिनियम 1934 का उद्देश्य क्या है और ये किन मुख्य विषयों को नियंत्रित करता है। जी शालिनी जी, जो विमान अधिनियम 1934 का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में सिविल एविएशन के विकास को एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और कानूनी ढांचा प्रदान करना है। ब्रिटिश काल में बनाया गया ये कानून आज भी भारत के पूरे हवाई क्षेत्र और विमानन उद्योग की रीढ़ है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य भारत में या भारत के ऊपर उड़ान भरने वाले सभी नागरिक विमानों के निर्माण, उनके स्वामित्व, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात, इनको पूरी तरह से रेगुलेट करना इसका उद्देश्य है। यह कानून ये सुनिश्चित करता है कि जो देश का हवाई यातायात है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित हो। ये अधिनियम कई मुख्य विषयों और क्षेत्रों को पूरी तरह नियंत्रित करता है, जैसे एविएशन सेफ्टी और सिक्योरिटी, विमानों के उड़ने की स्थिति, पायलटों की योग्यता और हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा करना, लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन, जैसे पायलट या पायलट इंजीनियर्स, हवाई यातायात नियंत्रक जो एटीसी ऑफिसर होते हैं, और हवाई अड्डों को वैलिड लाइसेंस जारी करना भी इसका कार्य है। हवाई अड्डों का जो एयरपोर्ट जो रेगुलेशन है, हवाई अड्डों का निर्माण, रख रखाव, उनके आसपास की इमारतों की कितनी ऊंचाई हो, वहां दी जाने वाली सभी सुविधाओं की निगरानी भी इस एक्ट के द्वारा की जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो भारत के हवाई क्षेत्र में विमानों के जो एयर रूट्स हैं और उड़ान के जो नियम है उनका निर्धारण करना, ये सभी जो चीजें हैं जिसमें इमरजेंसी पावर्स में, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय आपातकाल के समय नागरिक विमानन सेवाओं को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने का अधिकार सरकार को देना, ये सब जो विमान अधिनियम 1934 के तहत ये नियंत्रित की जाती है। जी सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम में विमान की परिभाषा क्या दी गई है। क्या ड्रोन या मानव रहित विमान इसमें शामिल हैं? जी, विमान अधिनियम 1934 की जो धारा 2 यानी उसकी जो सेक्शन 2 सब क्लोज 1 है, वो विमान को यानी एयरक्राफ्ट को बहुत ही व्यापक और
फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार विमान का अर्थ किसी भी ऐसी मशीन या तंत्र से है जो हवा में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए वायु की प्रतिक्रियाओं से सहायता प्राप्त कर सकता है। इस परिभाषा की जो व्यापकता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें न केवल आधुनिक हवाई जहाज शामिल है, बल्कि बलून, काइट्स, ग्लाइडर, एयरशिप और किसी भी प्रकार की उड़ने वाली मशीनें इसमें शामिल की गई हैं। अब ड्रोन या जो मानव रहित यूएवी है, इनकी स्थिति ये है कि जो ड्रोन और मानव रहित यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या रिमोटेडली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये कानूनी रूप से इस अधिनियम के तहत विमान की परिभाषा में पूरी तरह शामिल हैं। क्योंकि ड्रोन भी हवा में उड़ते हैं और वायु की प्रतिक्रियाओं के सहारे ये नियंत्रित होते हैं, इसलिए उन्हें अलग श्रेणी में नहीं बल्कि विमान की श्रेणी में ही रखा गया है। इस परिभाषा के आधार पर केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से देश में ड्रोन को रेगुलेट करने के लिए ड्रोन नियम 2021 लागू किए हैं। इन नियमों के तहत भारत के हवाई क्षेत्रों को ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटा गया है। इसके अलावा जो कमर्शियल या निजी ड्रोन उड़ाने के लिए विशिष्ट पहचान संख्या, एक यूआईएन नंबर लेना होता है, रिमोट पायलट लाइसेंस और डीजीसीए के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उनको रजिस्टर्ड करवाना एक अनिवार्य प्रक्रिया बनाई गई है। तो इस तरह ड्रोन को उड़ाना भी उसके वायुयान की कैटेगरी में इसको दिया गया है और ड्रोन उड़ाने से पहले एक रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस लेना डीजीसीए से अनिवार्य है। जी, रामनरेश यादव जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि विमान अधिनियम 1934 के तहत विमान संचालन के लिए पंजीकरण और लाइसेंस की क्या शर्तें हैं? विमान अधिनियम 1934 की जो धारा 5 है, उसके तहत भारत में किसी भी विमान के सुरक्षित और वैलिड संचालन के लिए उसका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की शर्तें अत्यधिक सख्त बनाई गई हैं। इन शर्तों को लागू करने की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की होती है। बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन और उपयुक्त लाइसेंस के भारत में हवाई क्षेत्र में किसी भी विमान का संचालन पूरी तरह से गैर कानूनी और एक दंडनीय अपराध माना गया है। जी। अब जो लाइसेंस की मुख्य शर्तें, जो संचालन के लिए पंजीकरण और लाइसेंस की जो मुख्य शर्तें और आवश्यकताओं में सबसे पहला तो एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन। भारत में संचालित होने वाले हर विमान का डीजीसीए के पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जी। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रत्येक विमान को एक विशिष्ट राष्ट्रीयता और पंजीकरण चिन्ह यानी उनको एक नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क दिया जाता है। भारत के विमानों को यह कोड वीटी यानी वाइसरॉयज टेरिटरी का एक ये संक्षिप्त रूप है, उसको ये कोड दिया जाता है। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस यानी किसी भी विमान को उड़ाने से पहले ये प्रमाणित करना होता है कि वह तकनीकी और भौतिक रूप से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। यह प्रमाण पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी होता है और उसका जो रिन्यूअल एक नियमित तरीके से कराना होता है। तीसरा, एक पर्सनल लाइसेंसिंग यानी विमान के जो पायलट या सह पायलट या फ्लाइट इंजीनियर या विमान रख रखाव इंजीनियर के पास डीजीसीए द्वारा जारी एक वैलिड लाइसेंस और एक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, यदि कोई कंपनी कमर्शियल हवाई सेवाएं या शेड्यूल फ्लाइट चलाना चाहती है तो एक संगठन के रूप में एओसी प्राप्त करना अनिवार्य है, जो उसकी वित्तीय और परिचालन क्षमताओं को प्रमाणित करता है। तो ये सभी रूल रेगुलेशन है जिसके जो एक विमान के संचालन के लिए जरूरी है। जी सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि विमान अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? विमान अधिनियम 1934 के तहत केंद्र सरकार को नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर पूर्ण
निर्भरता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए अत्यधिक व्यापक और ओवरराइडिंग पावर्स प्रदान की गई हैं। ये अधिकार मुख्य रूप से इस एक्ट के अधिनियम 5, 6, 7 और 8 में ये विस्तृत जो है एक विस्तृत रूप से ये दिए गए हैं, जो सरकार को कानून बनाने के लेकर आपातकाल में फोर्सफुली कार्रवाई करने तक की भी शक्ति देते हैं। अब जो अधिकार है केंद्र सरकार के, वो मुख्य रूप से सबसे पहला अधिकार है पावर टू मेक रूल्स। केंद्र सरकार को विमानन के हर पहलू जैसे विमानों के निर्माण, विमानों के आयात निर्यात, हवाई सुरक्षा, पायलटों के ट्रेनिंग, हवाई अड्डों के शुल्क और हवाई मार्गों के निर्धारण के लिए नियम बनाने का एक एक्सक्लूसिव अधिकार है। दूसरा, पावर टू प्रोहिबिट फ्लाइट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, जनहित या किसी गंभीर संकट के समय सरकार किसी विशेष विमान या किसी विशिष्ट देश के विमानों या भारत में उड़ानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध यानी नो फ्लाई जोन भी लगा सकती है। इमरजेंसी पावर्स में युद्ध की स्थिति में या कोई भारी आक्रमण या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी निजी या कमर्शियल विमान, हवाई अड्डे या विमानन बुनियादी ढांचे को तुरंत अपने सीधे नियंत्रण में ले सकती है या उसे सेना के उपयोग के लिए अधिकृत भी कर सकती है। यदि कोई ऑपरेटर या व्यक्ति सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करता है तो सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी जैसे डीजीसीए के पास उनके लाइसेंस, परमिट या प्रमाण पत्र को तुरंत निलंबित या हमेशा के लिए रद्द करने की भी शक्ति है। जी, लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं विमान अधिनियम 1934 के बारे में, जिस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। तो सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये अधिनियम सैन्य विमानों पर भी लागू होता है? सामान्य और कानूनी रूप से शामिल जी, विमान अधिनियम 1934 सैन्य विमानों पर लागू नहीं होता है। अधिनियम की जो धारा 18 है ये स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि इस कानून का कोई भी प्रावधान भारत की नौसेना, थल सेना या वायुसेना के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा संचालित किए जा रहे विमानों पर प्रभावी नहीं होगा। यह कानून केवल नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन और गैर सैन्य गतिविधियों को ही नियंत्रित करता है। अब सैन्य विमानों को बाहर रखने के जो मुख्य कारण है उसमें सबसे पहला कारण है नेशनल सिक्योरिटी। सैन्य अभियान, युद्धकालीन तैयारी या रणनीतिक मिशनों को नागरिक विमानन के सामान्य और सार्वजनिक नियमों के दायरे में नहीं रखा जा सकता। सैन्य अभियानों में अत्यधिक कॉन्फिडेंशियलिटी और एक तुरंत निर्णय लेने की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। इस वजह से ये इसके परव्यू से बाहर रखा गया है। दूसरा, भारतीय सशस्त्र बलों के संचालन के लिए अपने स्वयं के विशेष और कड़े कानून है, जैसे वायु से सेना एक्ट, सेना अधिनियम और नौसेना अधिनियम। सैन्य विमानों का ये रख रखाव, उड़ान के नियम और पायलटों का प्रशिक्षण इन विशेष कानूनों और उनके अपने आंतरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित होते हैं। तीसरा, जो सैन्य विमान को अक्सर युद्ध अभ्यास, लड़ाकू उड़ानों या इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं जो सिविल एविएशन के सुरक्षा नियमों के विपरीत ये हो सकते हैं। इसका एक अपवाद है, जो शांति काल में जब कोई पीस टाइम हो, जब कोई सैन्य विमान सिविल एयरपोर्ट का उपयोग करता है या सिविल एयर स्पेस से गुजरता है, तो सुरक्षा और हवाई टकराव से बचने के लिए उसे जो स्थानीय हवाई यातायात नियंत्रण यानी एटीसी के जो निर्देश हैं और सामान्य उड़ान मार्गों का समन्वय के आधार पर पालन करना पड़ता है। तो ये एक अपवाद है। उसके अलावा इनको उनकी गाइडलाइन और उस एक्ट पर से बाहर रखा गया है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि एयरक्राफ्ट अधिनियम के तहत विमान की जांच और निरीक्षण का क्या प्रावधान है और कौन अधिकारी ये कार्य करता है? हवाई यात्रा में सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी को सुनिश्चित करने के लिए विमान अधिनियम 1934 में विमानों, उनके कलपुर्जों, दस्तावेजों और जो
चालक दल है कि उनकी कड़ाई से जांच और इंस्पेक्शन बहुत ही स्पष्ट और कड़े प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम सरकार को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी ऐसे विमान को उड़ान भरने से रोक सकती है जो टेक्निकल रूप से असुरक्षित या जिसके आवश्यक कागजात पूरे ना हो। अब जो निरीक्षण करने वाले जो मुख्य अधिकारी हैं उनकी क्या शक्तियां हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि कार्य मुख्य रूप से जो डीजीसीए के अधिकृत टेक्निकल और सिक्योरिटी ऑफिसर उनके द्वारा ये किया जाता है। सबसे पहले जो कार्य है वो एयरवर्जिनेस इंस्पेक्टर, ये जो अधिकारी है विमान का इंजन, तकनीकी प्रणालियों और रखरखाव के रिकॉर्ड यानी लॉग बुक की जांच करते हैं और उनको चेक करते हैं। ऑपरेशन और सेफ्टी इंस्पेक्टर जो डीजीसीए के होते हैं वो उड़ान के संचालन, केबिन सुरक्षा और पायलटों के लाइसेंस की वैलिडिटी को ये जांच करते हैं। अब जो जांच के जो मुख्य प्रावधान और उनके पास क्या शक्तियां हैं, तो सबसे पहले इन अधिकारियों के पास ये अधिकार होता है कि वे किसी भी समय, चाहे विमान जमीन पे हो या उड़ान के लिए तैयार हो, या उसमें प्रवेश कर सकते हैं और उसके किसी भी हिस्से को वो जांच कर सकते हैं जी। यदि निरीक्षण के दौरान विमान में कोई गंभीर टेक्निकल स्नैग यानी कोई तकनीकी खराबी पाई जाती है या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलता है, तो अधिकारियों के पास विमान को उड़ान भरने से रोकने का कानूनी अधिकार होता है। अधिकारी उड़ान से पहले या बाद में पायलट या केबिन क्रू का एक औचक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कर सकते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि किसी ने शराब या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन तो नहीं किया है। तो ये सब जो फ्लाइट इंस्पेक्टर्स ये होते हैं ये सब चेक करते हैं जो डीजीसीए के अधिकारी होते हैं, ताकि एक सेफ और सिक्योर उड़ान को एक सुनिश्चित किया जा सके। जी, तो सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम की धारा 5A में किस प्रकार के नियमों का उल्लेख किया गया है? जी बिल्कुल, विमान अधिनियम 1934 की धारा 5A नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक डायनेमिक धारा है। ये धारा केंद्र सरकार या नागरिक उड्डयन महानिदेशक को ये विशेष शक्ति प्रदान करती है कि वे अधिनियम या उसके तहत बनाए गए सामान्य नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय समय पर डायरेक्टर जनरल के डायरेक्शन या सर्कुलर को जारी कर सकें। यह धारा विमानन क्षेत्र में आने वाली जो त्वरित आवश्यकताओं, आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए बनाई गई है। चूंकि मुख्य कानून या नियम में संशोधन करने की प्रक्रिया एक बड़ी लंबी और जटिल है, इसलिए धारा 5A विमानन नियामक को तुरंत कार्रवाई आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। धारा 5A के तहत जो जारी निर्देश है उनका मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे अर्जेंट सेफ्टी मैंडेट, यदि दुनिया में किसी विशिष्ट मॉडल के विमान जैसे पूर्व में बोइंग 737 मैक्स या अन्य विमान, अगर इनमें कोई गंभीर टेक्निकल खराबी सामने आती है तो भारत में उसकी उड़ानों पर तुरंत रोक लगाने या विशेष निरीक्षण के आदेश इसी धारा के तहत किए जाते हैं। हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के लिए नए तरीके लागू करने या चालक दल के लिए तत्कालिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल तय करना, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान उड़ानों के भीतर मास्क पहनने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और यात्रियों के थर्मल स्कैनिंग से जुड़े सख्त निर्देश इसी धारा 5A के तहत ही जारी किए गए थे। इस धारा के तहत जारी किए सभी निर्देश और सर्कुलर भारत में काम करने वाली सभी घरेलू और विदेशी एयरलाइन, हवाई अड्डे ऑपरेटर और विमानन कर्मियों के लिए कानूनी रूप से पूरी तरह बाध्यकारी होते हैं और इसके उल्लंघन पर भारी जुर्माना या लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है। जी सर, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई उल्लंघन करने पर क्या दंडात्मक प्रावधान है, जैसे जुर्माना या सजा आदि? बिल्कुल शालिनी जी, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, विमान अधिनियम 1934 में हवाई सुरक्षा
से किसी भी प्रकार के समझौते या नियमों के उल्लंघन को बेहद गंभीरता से लिया गया है। इस अधिनियम के तहत जो पीनल प्रोविजन है, जो दंडात्मक प्रावधान है, वो बहुत सख्त हैं, जिन्हें वर्ष 2020 में संसद द्वारा किए गए संशोधनों के माध्यम से उनको और अधिक कड़ा और प्रभावी बना दिया गया है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो एयरलाइन और व्यक्तियों में कानून के प्रति डर पैदा करना है, ताकि हवाई यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सबसे पहले तो यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर विमान को इस तरह उड़ाता है या ऐसा कृत्य करता है जिससे विमान, उसमें बैठे यात्रियों या जमीन पर मौजूद लोगों के जान माल को गंभीर खतरा पैदा हो, तो उसे 2 वर्ष तक के कड़े कारावास या 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का भारी जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती है। दूसरा, यदि कोई विमान बिना पंजीकरण के, बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के उड़ाया जाता है या कोई व्यक्ति बिना वैलिड पायलट लाइसेंस के विमान को संचालित करता है, तो न्यूनतम 10 लाख से लेकर अधिकतर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डीजीसीए के समक्ष जाली मेडिकल सर्टिफिकेट, फर्जी उड़ान के घंटे या गलत टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स पेश करने पर भी गंभीर आपराधिक मुकदमा और भारी फाइनेंशियल पेनल्टी का प्रावधान भी है। यदि कोई एयरलाइन कंपनी सुरक्षा मानकों या CAR का उल्लंघन करती है, तो डीजीसीए को उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाने या उसके हवाई संचालक प्रमाण पत्र को निलंबित करने या हमेशा के लिए निरस्त करने का भी पूरा अधिकार है। इसके अलावा नियमों को तोड़ने वाले यात्रियों को नो फ्लाइट लिस्ट में डालकर उन पर हवाई यात्रा का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये सब प्रोविजन है जिसके तहत कोई भी गड़बड़ी हो तो उसको एक प्रॉपर पनिशमेंट के तहत ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसका एक समय पर रोकथाम हो, लोग डरें ऐसी कोई भी गतिविधि करने से। जी, रामनरेश यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विमान अधिनियम 1934 के बारे में तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।